प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें फिजिकल या मैकेनिकल और साथ ही साथ बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो फिजिकल प्रोसेस में क्या चीज इन्वॉल्व होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। टेकिंग एयर इन एंड एक्सपेलिंग आउट ऑफ द लंग्स, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, तो ये प्रोसेस ब्रीदिंग कहलाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एयर एंड ब्लड इन द लंग्स, अगर लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज ब्लड और एयर के बीच में हो रहा है तो उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू सेल्स, यानी कि ब्लड और टिश्यू सेल्स के अंदर जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो उस प्रोसेस को इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये आपका आ गया फिजिकल प्रोसेस में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है। इसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से एनर्जी का रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इस प्रोसेस को सेल रेस्पिरेशन या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, वो एनर्जी को रिलीज करता है एज एटीपी, और इस प्रोसेस को सेल रेस्पिरेशन या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। फर्स्ट वी विल सी अबाउट ब्रीदिंग, जिसको हम वेंटिलेशन ऑफ लंग्स भी बोलते हैं। ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर लंग्स के अंदर जो एयर होती है उसका रिन्यूअल होता है, राइट, क्योंकि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकलना है और जितना भी ऑक्सीजन है उसको अंदर जाना है। और तो ये जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ब्रीदिंग इन ऑफ फ्रेश एयर जिसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, एंड एक्सेलिंग आउट यूज्ड और इम्प्योर एयर जिसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो लंग्स का स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा है कि लंग्स किस तरह के होते हैं, वो इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उनको आप बैलून से कंपेयर कर सकते हैं। जब आप बैलून अपने आप से कभी भी फूलता नहीं है, आपको क्या करना पड़ता है, उसको इन्फ्लेट करना पड़ता है, आपको उसमें एयर डालनी पड़ती है तभी वो एक्सपेंड होता है। ठीक है, बिकॉज दे लैक मसल्स हैंड कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड ऑन देयर ओन। क्योंकि लंग्स के अंदर कोई भी मसल्स नहीं होती, इसलिए लंग्स ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ना ही एक्सपेंड कर सकते हैं अपने आप से, राइट। और दूसरी चीज ये है कि लंग्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली फिटेड रहते हैं थोड़ी सी कैविटी के साथ, जो कि एक एयर टाइट कैविटी होती है। तो इसलिए जब लंग्स एक्सपेंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ साथ में थोड़ी सी कैविटी का भी कॉन्स्ट्रक्शन या फिर एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी मूवमेंट यानी कि रिब केज और डायफ्राम का मूवमेंट भी होता है, राइट। सो ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है इसमें इनकी हेल्प कौन करता है? सबसे पहले देखिए इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब के साथ जुड़ी होती हैं, दूसरी रेडियल मसल्स जो कि डायफ्राम में होती हैं। तो ये दोनों जो मसल्स हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कब होता है? जब लंग एक्सपेंड होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्योंकि ये थोड़ी सी कैविटी के साथ बहुत अच्छी तरह से फिटेड रहते हैं, सो जब थोड़ा सी कैविटी कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करती है बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड डायफ्राम, तो इसकी वजह से लंग्स भी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। और इसमें जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट होता है ये इसमें जो इनको हेल्प देने वाले हैं ये 2 मसल्स होते हैं जो कि इंटरकोस्टल मसल्स और रेडियल मसल्स है जो कि रिब और डायफ्राम में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे हम पहले स्टेप देखेंगे इंस्पिरेशन, और इसको हम इनहेलेशन भी बोलते हैं। तो जिस समय इंस्पिरेशन होता है उस समय थोड़ी सी कैविटी एक्सपेंड होती है, मतलब फैलना, ठीक है, एक्सपेंड होती है। तो इसमें होता क्या है, जो इंटरकोस्टल मसल्स रिब के अंदर होती हैं वो क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वो रिब्स को और स्टर्नम को ऊपर की तरफ और आगे की तरफ और बाहर की तरफ वो उसको पुश करती हैं। तो अगर आप अभी अपने आप को ऑब्जर्व करें, जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो थोड़ी सी कैविटी है वो एक्सपेंड हो रही है, रिब्स और स्टर्नम जो हैं वो बाहर की तरफ, आगे की तरफ और ऊपर की तरफ मूव कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो रेडियल मसल्स जो कि डायफ्राम में प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं, वो डायफ्राम को फ्लैट कर देती हैं, जबकि उनका शेप कैसा होता है, डोम शेप्ड डायफ्राम होता है। लेकिन जब रेडियल मसल्स उसकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो फ्लैट शेप में आ जाता है, वो फ्लैट कर देती है उसको। इस वजह से क्या हो जाएगा, जो लंग्स के अंदर वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा और लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। और इस डिफरेंस की वजह से क्या होगा, फ्रेश एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ आ जाएगी विद हाई प्रेशर, ठीक है, बहुत ही तेज प्रेशर के साथ वो अंदर की तरफ आ जाएगी थ्रू द एयर पैसेज और लंग्स के अंदर आ जाएगी और एल्वियोलाई के अंदर
पूरी तरह से फिल हो जाएगी, राइट। सो ये पूरा प्रोसेस आपका इनहेलेशन भी होता है, जिसमें एक बार फिर से समझ लीजिए कि थोड़ा सी कैविटी जो है वो एक्सपेंड करती है, और ये कैसे होता है, जो इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स की होती हैं वो उसको पुल करती हैं, स्टर्नम को भी पुल करती हैं अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में। और जो रेडियल मसल्स डायफ्राम की होती हैं वो डायफ्राम को डोम शेप से स्ट्रेट फॉर्म में ले आती हैं, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और इस डिफरेंस की वजह से फ्रेश एयर जो कि एटमॉस्फेयर से आ रही होती है वो बहुत हाई प्रेशर से रश करती हुई एयर पैसेज के थ्रू लंग्स में आती है और फिर वहां से वो एल्वियोलाई के अंदर फिल हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इनहेलेशन का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रेडियल मसल्स जो डायफ्राम की हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से डायफ्राम स्ट्रेट हो जा रहा है और नीचे की तरफ मूव कर रहा है। साथ ही आप देखेंगे जो रिब्स हैं वो रेज्ड हैं, बाहर की तरफ निकली हुई हैं। ये आपको प्लूरल मेम्ब्रेन दिखा दी है और ये ट्रैकिया वाला पार्ट है। और आप देखेंगे जब यहाँ पे ये स्ट्रेटनिंग हो रही है इसकी और रिब्स बाहर की तरफ जा रही हैं, इसकी वजह से जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो लंग्स के अंदर एक हाई प्रेशर के साथ अंदर आ रही है थ्रू द नेसल पैसेज, राइट। सो ये पूरा जो प्रोसेस है दिस इज शोइंग द इनहेलेशन प्रोसेस। देन सेकेंड इज द एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। इसमें क्या होता है, थोड़ा सी कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें सारे प्रोसेस रिवर्स कर दीजिए। इसमें क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल्स रिब की रिलैक्स करेंगी, जिसकी वजह से रिब्स और स्टर्नम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, यानी कि डाउनवर्ड हो जाएंगे और इनवर्ड हो जाएंगे। सेकेंड में देखेंगे रेडियल मसल्स जो कि डायफ्राम की हैं, जब वो रिलैक्स होंगी तो डायफ्राम फ्लैटन शेप से वापस से अपने ओरिजिनल शेप यानी कि डोम शेप में आ जाएगा और इसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा और एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये लंग्स को प्रेस करेगी और जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायफ्राम के अंदर जो रेडियल मसल्स हैं वो जब रिलैक्स हो रही तो ये देखिए फिर से डोम शेप बना ले रहा है और साथ में रिब्स जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई हैं और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है और प्रेशर ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो एयर को बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं, तो एयर मूविंग आउट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। Now we will see the differences between inhalation and exhalation. Inhalation यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन यानी कि एक्सपायरेशन। तो हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं तो डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इनहेलेशन में क्या होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब्स की होती हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं, जिससे वो रिब्स और स्टर्नम को पुल करती हैं अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में। एक्सहेलेशन में क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स की होती है वो रिलैक्स होती हैं, जिससे रिब्स और स्टर्नम अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाते हैं, दैट इज टूवर्ड्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। सेकेंड, इंस्पिरेशन में रेडियल मसल्स जब डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो डायफ्राम को पुल करती हैं नीचे की तरफ और उसको फ्लैटन कर देती हैं। एक्सहेलेशन में रेडियल मसल्स डायफ्राम की रिलैक्स करती हैं, जिससे कि डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है और डोम शेप्ड पोजीशन ले लेता है। देन इनहेलेशन में वॉल्यूम थोड़ा से कैविटी का इंक्रीज होता है और इसमें वॉल्यूम थोड़ा से कैविटी का डिक्रीज हो जाता है। इनहेलेशन में जो प्रेशर लंग्स के अंदर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आउटसाइड प्रेशर जो एयर का होता है वो बहुत तेजी से, क्योंकि वो ज्यादा होता है और अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो चुका है। तो इस डिफरेंस की वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो बहुत ही प्रेशर के साथ नोस्ट्रल के थ्रू लंग्स के अंदर आ जाती है। और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में क्योंकि प्रेशर अंदर का बहुत ही बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लंग्स जो हैं वो अंदर की जो एयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज्यादा है, वाटर वेपर भी है, उसको फोर्सफुली लंग्स से फोर्स करते हैं और नोस्ट्रल के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गए डिफरेंसेस आपके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के। यहाँ पे हम देखेंगे कि इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का कंपोजिशन क्या होता है। तो बेसिकली जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है, ये कंटेंट है जो हम एयर के साथ इनहेल करते हैं और इसका जो कंसेंट्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है उस एयर से जिसको हम एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 150 ml एयर जो है वो डेड स्पेसेस में, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की डेड स्पेस है वहां पर ही रह जाते हैं। तो डेड स्पेस में कौन कौन सी जगह आती है, ट्रैकिया, एक तो ट्रैकिया हो गई, राइट, एंड द अनदर वन इज द
ब्रोंकाई, तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे 150 ml एयर जो है वो लेफ्ट रह जाती है। अब क्या होता है, जो एयर इंस्पिरेशन के थ्रू आती है उसके साथ में ये एयर मिक्स हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे तो इसीलिए जो कंपोजिशन एयर का एल्विलाई के अंदर होता है वो डिफरेंट होता है दोनों से ही, जो इंस्पायर्ड किया और जो एक्सपायर्ड किया एयर दोनों से ही डिफरेंट होता है, क्योंकि हमने देख लिया कि जो डेड स्पेस के अंदर जो रह जाती है एयर, दैट इज 150 ml एयर जो वहां रह जाती है, वो मिक्स होती है किसके साथ, विद द इंस्पायरेटरी एयर कमिंग टू द एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर जो एयर आ रही है उसके साथ में ये मिक्स हो जाती है, इसीलिए जो कंसंट्रेशन या फिर हम कह सकते हैं जो कंपोजिशन होता है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर दोनों का ही एल्वियोलाई के अंदर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। गैसेस देखेंगे, ऑक्सीजन कितनी इंस्पायर की 20.71%, कितनी एक्सपायर्ड एयर है 12.00%, एल्वियोलार एयर कितनी है 13.60%। देन कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% आपने इनहेल की, 4.0% एक्सपायर कर दी और एक्सहेल कर दी, और कितनी एल्वियोलार एयर है 5.3। आप देख सकते हैं डिफरेंसेस आपको हर एक एरिया में अलग अलग बिल्कुल मिलेगा। नाइट्रोजन जितना आपने इनहेल किया उतना ही आपने एक्सहेल कर दिया और उतना ही एल्वियोलार एयर का परसेंटेज है, यानी कि सेम है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन रेस्पिरेशन में कोई उसका काम ही नहीं होता है, ना तो वो कुछ प्रोड्यूस करती है, ना कुछ फॉर्म करती है, ना कुछ डिस्ट्रॉय करती है, ना प्रोडक्शन करती है, कुछ नहीं करती, जैसे जाती है वैसे ही चली जाती है, इसीलिए इसका कंसंट्रेशन सेम रहता है ना। वाटर वेपर इंस्पायर्ड एयर कंसंट्रेशन है 1.25%, एक्सपायर्ड एयर कंसंट्रेशन है 6.00% और एल्वियोलार एयर के अंदर कितना है 6.00%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे कंपोजिशन आपको अलग अलग दिख रहे हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन, राइट।